पहला टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में पहला आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 19, दैट इज़ राइट। इसमें इस 19 आर्टिकल्स में 6 राइट्स हैं अलग अलग, उसको देखते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले है 19 क्लॉज 1 और ए बी सी डी ई एफ जी में। ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। बी में है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दीज राइट्स बिकम्स, जैसे मैंने बोला था, वेरी गुड फॉर्डर पॉइंट्स टू कोट इन मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। नंबर सी है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन, ओके, एसोसिएशंस एंड यूनियन। इसमें एक बात नोट करने की है कि अगर आपको किसी एसोसिएशन या यूनियन का पार्ट नहीं होना है, वो भी इसमें कवर है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाज एडेड बाय द 97th अमेंडमेंट। कोऑपरेटिव्स के बारे में डिटेल में हम आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इज़ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। Then right to move freely throughout the territory of India, okay, to reside and settle in any part of territory of India। आप मूव करोगे, मूव करने के बाद आपने कोई टेरिटरी अच्छी लगी, वहाँ सेटल होना है, then you have the right to settle there, okay। this basically ये दोनों important इसलिए हो जाते हैं क्योंकि there are many different states, right। बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स और बाउंड्रीज बिटवीन कंट्री में कुछ फ़र्क होना चाहिए। स्टेट्स की बाउंड्री आर परमिएबल और ये दोनों उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एफ था राइट टू बाय प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ओके, सेटल होने के लिए प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी, दैट वाज फंडामेंटल राइट। और जी था टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ओके, राइट टू प्रोफेशन, ठीक है। आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड करने बैठ जाओ। दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बट आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझे ये प्रोफेशन करना है। तो ये था आपका राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए बी सी डी ई एंड जी। एफ को हमने हटा दिया, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे हम। राइट टू प्रॉपर्टी, ओके, 19(1) वाज राइट टू प्रॉपर्टी और 31 में था राइट टू प्रॉपर्टी। इन दोनों को हमने फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट बना दिया है अंडर आर्टिकल 300A, ओके। अब देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। हर एक राइट्स की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होती है, बट फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंट हो जाए। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 को बहुत डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, 8 रेस्ट्रिक्शंस है, एंड यू विल हैव टू लर्न दीज बिकॉज एक बार पहले एक प्री में क्वेश्चन आ चुका है क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। सबसे पहले सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ओके, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, के डिसेंसी, मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में डिफाइंड है, जिसको हम जुडिशरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। डिफेमेशन, ओके, जब आप किसी को डिफेम करते हैं, उनके रेपुटेशन को। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, जब कोई वॉयलेंट स्पीच देते हैं आप लोग, देन योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विल बी कर्टेल। इसमें 8 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। ये बात ध्यान देने की है कि ये पब्लिक ऑर्डर हो गया, डिसेंसी हो गया, मोरालिटी, दीज आर वेग टर्म्स एंड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड, ओके। तो देयर आर चांसेस ऑफ मिसयूज़। फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहती है कि यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स,
ओके लेकिन ये रीजनेबल सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, इसमें 2 ही रेस्ट्रिक्शंस हैं, और दूसरा पब्लिक ऑर्डर के लिए। ओके एक बात याद रखने की है, राइट टू स्ट्राइक इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। आपने असेंबल करी, यू कैन प्रोटेस्ट, बट जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स या नर्सेज स्ट्राइक्स पे जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके अगर आपको स्ट्राइक नहीं करनी दी जा रही है, देन यू कैन नॉट मूव टू सुप्रीम कोर्ट की मुझे स्ट्राइक नहीं करनी दी जा रही, बिकॉज सम ऑफ दीज जॉब्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सोसाइटी। ओके उसमें स्ट्राइक्स कैन नॉट हैपन। सिमिलरली सेक्शन 144 ऑफ CRPC जो असेंबली ऑफ 5 पीपल को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, ये जब भी कोई वो टेंस सिचुएशन होती है वहाँ पर ये लगा देते हैं, कर्फ्यू इम्पोज करना जैसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। ये हो गया फ्रीडम ऑफ असेंबली। फिर है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। यू कैन फॉर्म एनी एसोसिएशन, यू कैन ज्वाइन एनी ग्रुप, you can form cooperative, but this will be subjected to sovereignty and integrity of India, public order, also morality। morality का क्या मतलब है, public order का क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं डिफाइन करा है। ओके तो बिकॉज ऑफ दीज अनडिफाइंड टर्म्स जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास इमेंस पावर आ जाती है टू इंटरप्रेट दीज टर्म्स इन देयर ओन वे। ओके बट देन इस पावर को इज बैलेंस बाय जुडिशरी दैट चेक्स दिस आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द पावर। फिर है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ओके यू कैन मूव टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दिस इज सब्जेक्टेड टू इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना में रेस्ट्रिक्शंस ला गए थे, तो वो रेस्ट्रिक्शंस इस इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक के लिए लगाए गए थे, ठीक है। आप तब नहीं जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट की कोरोना में कर्फ्यू क्यों लगा दिया। सिमिलरली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट कहीं घूमने जाओगे तो वहाँ पर कुछ स्टेट में ILP नाम की एक प्रोविज़न है, जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं। ओके एंड दिस इज़ बिकॉज अगर आपको टूरिस्ट की तरह जाना है तो यू विल हैव टू टेक परमिशंस कि मुझे इन जगह पर जाना है। दिस इज़ डन सो दैट जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके इंटरेस्ट हार्म ना हो आपके रिक्रिएशन के चक्कर में। ओके सो देयर इज़ सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फिर है आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट्स ओनली इंटरनल मूवमेंट, ठीक है, और एक्सटर्नल मूवमेंट इज़ डेल्ट बाय आर्टिकल 21। ये याद रखना, ये अगेन थोड़ा ट्रिकी सा है और कंसेप्चुअल है जो UPSC को बहुत अच्छा लगता है। तो प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आर्टिकल 19 अलाउज और प्रोटेक्ट्स योर राइट टू मूव आउटसाइड द कंट्री। द आंसर इज़ नो। फिर है फ्रीडम ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेजिडेंस। तो इसका रेस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक सेम एज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दोनों सेम है, ठीक है। आप कुछ जगह घर नहीं ले सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर अलाउड ही नहीं होगे। फिर है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हैं, बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो एक क्वालिफिकेशन कोई गवर्नमेंट या कोई स्टेट इम्पोज कर सकती है आप पे, ओके। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बिना MBBS की डिग्री के आप वो प्रोफेशन में नहीं जा सकते, ओके। दूसरा है मोनोपोली। कुछ सेक्टर्स में फॉर एग्जांपल रेलवेज़ हो गया, इसमें गवर्नमेंट मोनोपोली है। पहले बैंकिंग में था नेशनलाइजेशन के टाइम पर, तो आप अगर आपके पास पैसा भी है और आपके पास इच्छा भी है इन प्रोफेशन में जाने की, यू कुड नॉट गो बिकॉज इनमें गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। तो ये था आपका आर्टिकल 19,
ठीक है, इसमें मेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हमें डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। पहला है फॉर एग्जांपल सेडिशन। ओके, क्योंकि बहुत कंटेंशियल इशू है अभी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को एक सेंटर से बोला भी है कि दिस सेडिशन नीड्स टू बी लुक्ड एट। ओके, अब आता है आर्टिकल 20। देखो दो आर्टिकल हैं साथ साथ, 20 और 22। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्या कन्फ्यूजन है मैं बताऊंगा, और कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 क्या आता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, ये दिस ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन अक्यूज पर्सन। ठीक है, ये पनिशमेंट जब मिल चुका होता है, जब सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट अपना ऑर्डर सुना रहा होता है कि इस क्राइम के लिए तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, तो उस पनिशमेंट की आर्बिट्रेरीनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए दिस आर्टिकल एग्जिस्ट। ठीक है, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और लीगल पर्सन लाइक कंपनी है और कॉरपोरेशन, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू अ लीगल कंपनी और कॉरपोरेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो थोड़े अजीब से पॉइंट है इनको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। वन इज़ नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब है कि नो पर्सन शैल बी convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of commission of the act, or subject to a penalty greater than that prescribed by the law in force at the time of the commission of the act। यानी कि अगर एक फॉर एग्जांपल 2012 में आपने कोई क्राइम करा, ओके, और 2014 में फॉर एग्जांपल या 2013 में उस क्राइम की पनिशमेंट चेंज हो गई, ओके, और आपकी सेंटेंसिंग सपोज हो रही है 2014 में, तो आपका जो कन्विक्शन के बाद जो आपको सेंटेंसिंग मिलेगी वो 2012 वाले क्राइम में मिलेगी। ठीक है, तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यही है कि जिस टाइम पर लॉ का वायलेशन हुआ है उस टाइम पर जो प्रोविजंस हैं उसके अंडर आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इंडिया में दिल्ली रेप केस हुआ था, निर्भया कांड हुआ था, तो उसमें से एक जो अक्यूज़ था वो एक जुवेनाइल था। उस टाइम के लॉ के हिसाब से इस जुवेनाइल को एक मिनिमम 1 या 2 साल की सज़ा होनी थी और उसके बाद छोड़ देना था, राइट। तो इस वजह से बहुत एंगर हुआ पब्लिक में कि इतना हीनियस क्राइम के होते हुए भी उसको छोड़ कैसे दिया। ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता था कि जिस क्राइम के टाइम पर जो आपका लॉ है वही पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद वो क्राइम को चेंज करा और जुवेनाइल जस्टिस बिल लाए, जिसमें बोला गया कि कुछ एक्सट्रीम केसेस में अ जुवेनाइल कैन ऑल्सो बी ट्राइड एज एन अडल्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हाउ दिस नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का प्रोविज़न प्रोटेक्ट्स एन एक्यूज पर्सन। फिर दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन क्रिमिनल लॉज एंड नॉट ऑन सिविल लॉज और टैक्स लॉज। अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न टू नोट, क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले क्या हुआ था कि या पिछले गवर्नमेंट के टाइम पर प्रणब मुखर्जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाया था। बेसिकली ये क्या करता है कि कुछ उन डीलिंग्स में भी टैक्स कर सकता है जो पास्ट में हुई थी। ठीक है, ये वोडाफोन इसका सबसे बड़ा, वोडाफोन को इसकी वजह से बहुत बड़ा घाटा हुआ था और इंडिया की रेपुटेशन भी बहुत ख़राब हुई थी एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। क्योंकि आप सोचो ना कि एक गवर्नमेंट आई, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे 10 साल पुराने ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसमें भी टैक्स लग सकता है।
राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये लग सकता है, ऑल्दो दिस विल नॉट बी वेरी एडवाइजेबल टू। तो अभी 2019 में ही शायद ये प्रोविज़न हटाया गया था। फिर ओनली ऑन कन्विक्शन एंड सेंटेंसेस बट नॉट द ट्रायल। ट्रायल हो सकता है, ठीक है, ट्रायल हो सकता है, बट कन्विक्शन, ये जो प्रोटेक्शन है वो कन्विक्शन पे ही है, ये ट्रायल वायल की बातें नहीं करते। आर्टिकल 20 कैन नॉट बी क्लेम्ड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये काम नहीं करता। ओके, दिस इज ओनली फॉर प्यूनिटिव। फिर है नो डबल। ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, इसको हम अभी आगे 22 में पढ़ेंगे। 22 में प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन है, बस अभी के लिए याद रख लो। फिर है नो डबल जेपर्डी। इसका मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर अ सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ओके, अगर एक ही बार ऑफेंस करा है तो ट्रायल बहुत बार हो सकते हैं। ओके, ट्रायल कैन बी न्यूमरस टाइम्स, बट इसका जो पनिशमेंट होगा वो एक ही बार होगा। ओके, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर अ जुडिशियल ट्रिब्यूनल। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ में नहीं हो सकता है। अगर आपका बॉस आपको एक क्राइम के लिए बहुत बार पनिश कर सकता है, बट जुडिशरी आपको एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिश कर सकती है। फिर है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो गुनाह कबूल करना कहते हैं जिसे, वो नहीं कर सकता। ओके, इट विल नॉट बी एडमिसिबल इन कोर्ट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर कैन बी एलिगेशंस ऑफ कि उनको फोर्स करा गया है अक्यूज्ड को टू ये बोलने के लिए जो बोलना चाहते हैं पुलिस वाले। ठीक है, तो दिस प्रोटेक्शन इज अप्लाइड to both oral evidence and documentary evidence but not physical evidence. Physical evidence माने DNA, fingerprints वगैरह, वहाँ पर तभी आपके DNA fingerprints, अगर आप क्राइम करोगे then it can be used against you, but अगर आप क्राइम करके आप कन्फेस कर रहे हो then that confession will not be valid. फिर है only on criminal cases. सिविल केसेस में ये नहीं चलता है। ओके, मेन बात याद रखने की करना है कन्विक्शन पे है। ओके, जब सेंटेंसिंग हो रही होती है तब की बात है ये पूरा आर्टिकल 20। इसको अभी 22 आर्टिकल भी सिमिलर है, सिमिलर नहीं है लेकिन इसमें दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। अभी हम पढ़ेंगे 21 के बाद। तो आर्टिकल 21 क्या है ये देखते हैं अब। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, आर्टिकल 21 और 21 के बाद आता है 21A, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। ठीक है, एक बात याद रखना अगर आपको पता नहीं है तो 21 एक आर्टिकल है, 21(1) मतलब आर्टिकल 21 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। ठीक है, ये ऐसा है नहीं, ये हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 21A इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 और 21 में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये ए इसलिए लिखते हैं क्योंकि पहले से ही आर्टिकल 21 था और पहले से ही आर्टिकल 22 था, तो बीच में कोई जगह वगह है नहीं, तो इसलिए 21A लिख दिया हमने। ओके, कोई इसका रिलेशन 21 से नहीं है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 21 देख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है पर्सनल लिबर्टी और अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, इनका क्या मायने हैं, ये दो इम्पॉर्टेंट केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा था। वन वॉज AK गोपालन 1950 और दूसरा मेनका गांधी केस 1978। ठीक है, ये क्या डिटेल में है इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले AK गोपालन केस, जब ये 1947-50 के आसपास
जो सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादातर रोल था 1950s में वॉज लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो इट वाज ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। माने कि अगर लॉ कहता है, लॉ एक कोई गंदा लॉ है दैट डज नॉट प्रोटेक्ट योर राइट्स, राइट, लेकिन और उस लॉ की वजह से आपको कोई पनिशमेंट होती है, ओके, और योर राइट्स आर ब्रीच्ड उस लॉ की वजह से, देन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन केस दिस एक्शन विल बी वैलिड, ठीक है। इट ओनली प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। अगर आप मेनका गांधी केस में करें तो लॉ प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इज़ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। तो जो लॉ है उसको भी सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। मेनका गांधी केस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट is this protection against arbitrary action is available against executive as well as legislative action, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें लॉ की भी स्क्रूटिनी करता है और एक्शन की भी स्क्रूटिनी करता है। मेनका गांधी केस में, ए के गोपालन केस में सिर्फ एक्शन की स्क्रूटिनी करता था। इफ एक्शन फॉलोज द लॉ देन इट विल बी अ वैलिड एक्शन। दोनों में फ़र्क समझे। दिस कंसेप्ट इज़ कॉल्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ओके। दोनों में फ़र्क समझे। दिस वाज ओनली अगेंस्ट आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ए के गोपालन केस में दिस द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मेनका गांधी केस में इस मीनिंग को थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया और इसमें एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन की स्क्रूटनी भी होने लगी, ओके। फिर राइट टू लाइफ, मेनका गांधी केस में राइट टू लाइफ meant right to live with human dignity. It was more than a mere animal existence. Again, the scope of this law was expanded in मेनका गांधी case. ठीक है। जो 1970s का दौर था उसमें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का फंक्शन अगर आप देखें तो इट वाज मोर ऑफ एन एक्टिविज्म काइंड ऑफ फंक्शन। जुडिशरी टुक मोर पार्टिसिपेशन इन सोशल रिफॉर्म्स हो गया या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स हो गई या फिर जुडिशल रिव्यू वाली चीज़ें हो गई, जुडिशल एक्टिविज़म हो गया। इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन सुप्रीम कोर्ट का बढ़ गया था। इस वजह से मेनका गांधी केस आया। जब 47 के बाद 50s में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करता था कि क्या लॉ है, ओके, इट वाज नॉट ऑन द एक्टिविज़म साइड। फिर ए के गोपालन केस में पर्सनल लिबर्टी का जो डेफिनेशन थी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओके। अगेन इट वाज अ नैरो डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को मेनका गांधी केस में वाइड कर दिया गया। वेराइटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कंस्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज़ ऑफ मैन। अब ये चीज़ जो है दिस वाज वेरी लैंडमार्क। क्यों थी लैंडमार्क? क्योंकि इसकी वजह से द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 बढ़ गया और इसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए जिसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर लाइफ वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स। कैसे देखते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें हमने पढ़ी। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस की वजह से, राइट टू लिव विद डिग्निटी, मोर देन अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस, ह्यूमन लाइफ इज़ मोर देन अ मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस। और तीसरा है पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, ओके। वेराइटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कंस्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टीज़ ऑफ अ मैन। और ये वेराइटीज़ ऑफ राइट्स वेरियस जजमेंट के थ्रू आती है सामने, ओके। वेरियस जजमेंट्स मेड पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी केस में राइट टू लाइवलीहुड वाज मेड पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। तो ये जो राइट्स है ना, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, ये जो लिस्ट है ये बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्डर मटेरियल, जो मैंने बोल रहा हूँ बार बार
अगर आपको फॉर एग्जांपल प्राइवेसी पे क्वेश्चन आया है, राइट, प्राइवेसी पे क्यों क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जैसे अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल आने वाला है, ओके, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल जो प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इन पुट्टास्वामी केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सिमिलरली अगर आप पे इन्वायरमेंट पे कोई क्वेश्चन आएगा, पूरा इन्वायरमेंट का एक पूरा सब्जेक्ट है, ओके, GS3 में, तो आप लिख सकते हो कि इन MC मेहता केस राइट टू अ डिसेंट एनवायरनमेंट वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो पहला था ओल्गा टेलस वर्सेस BMC, इसमें राइट टू लाइवलीहुड वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। अगेन अगर आपके जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह जो GS2 में टॉपिक्स है उसमें ये इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स बन सकते हैं। पुट्टास्वामी देख लिया हमने, थर्ड MC मेहता देख लिया, फोर्थ है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में राइट टू फूड वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स और इसकी वजह से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, ओके, अंत्योदय योजना एंड राशन कार्ड वाला जो सिस्टम था, 1 रुपये की राइस और 2 रुपये का वीट फॉर पुअर पीपल, ठीक है, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इस सब से आया। तो इसलिए देखो इसकी वजह से जो आर्टिकल मेनका गांधी केस की वजह से, मेनका गांधी केस इन 1978 की वजह से इस आर्टिकल 21 का स्कोप इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दैट मेड लाइवलीहुड, प्राइवेसी, इन्वायरमेंट, फूड, ओके, राइट टू फ्री लीगल एड अ फंडामेंटल राइट। पांचवा था हुसैनरा खातून केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में राइट टू फ्री लीगल एड वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स। और ये फ्री लीगल एड कहाँ पर मिलता है हमें, 39A, जो एक DPSP है। इट इज़ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन उसको फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया इन दिस केस, ठीक है। तो दैट इज़ वाई दिस मेनका गांधी केस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें आर्टिकल 21 में। AK गोपालन केस में इट वाज ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। इसमें लेजिस्लेटिव प्लस एग्जीक्यूटिव एक्शन था, जिसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं और इट इज़ एन अमेरिकन कंसेप्ट। फिर राइट टू लाइफ की स्कोप भी बढ़ा दिया और पर्सनल लिबर्टी का भी स्कोप बढ़ा दिया। इसमें पर्सनल लिबर्टी का वेरी नैरो स्कोप था। फिर ये जजमेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं फॉर राइटिंग योर आंसर। ये आपके आंसर्स को बहुत अच्छा बनाएंगे, इट विल बी बेटर देन दी अदर्स, ठीक है। अब अगला चलते हैं, राइट टू एजुकेशन 21A। तो इससे पहले ये 86 अमेंडमेंट एक्ट था। इससे पहले, इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले देयर वाज नो 21A। 21 था, 21 के बाद 22 होता था और आर्टिकल 45 था, ठीक है। आर्टिकल 45 ये बिफोर 86 अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। आर्टिकल 45 क्या कहता था कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एजुकेशन वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 45, ओके। तो DPSP का काम एक तरह से यही होता है। जब इंडिया बना था 1947 में, तो देयर वाज अ मिसमैच बिटवीन आर कैपेबिलिटीज़ एंड आर एस्पिरेशंस। हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे, बट हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी। वी वर अ वेरी पुअर नेशन। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 23-24 ईयर्स थी। इस सिचुएशन में कुछ चीज़ें जो इन्फोर्सेबल थी, जिनके बिना रहा ही नहीं जा सकता, उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट तो है बट स्टेट इम्प्लीमेंट करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, उनको हमने DPSP में डाल दिया। एंड द होप वॉज कि टाइम के साथ साथ DPSP की जो प्रोविजंस है वो फंडामेंटल राइट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन 86 अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 45 का DPSP थी वो
21A बन गया, ओके। और जो 45 का अगर आप अब पढ़ोगे DPSP, इट रीड्स दैट द स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली, ये द स्टेट शैल endeavour टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 0 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए वो स्टेट की ड्यूटी बन जाएगी, वो DPSP बन गई है। कुछ सालों बाद होप ये रहेगी कि ये भी फंडामेंटल राइट्स में आ जाए, ओके। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें तो वो कहता है कि अर्ली एजुकेशन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा अमेंडमेंट था, एक फंडामेंटल राइट्स में अमेंड करा इसे 21A, 45 पे अमेंड करा, और 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे भी अमेंडमेंट हुआ। वो कहता है कि इट विल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, ठीक है। तो इट फंडामेंटल राइट DPSP में हमने रिलेशन देखा क्या होता है, ओके। एक रिलेशन ये है DPSP और फंडामेंटल राइट। एक जब फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब क्या होता है ये हम आगे चलेंगे 31ABC में। अभी के लिए देखो एजुकेशन जो चैप्टर, एजुकेशन जो पूरा क्या कहना चाहिए सिलेबस का पार्ट है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वेलफेयर स्कीम्स पढ़ेंगे, ओके। GS2 में ही है, लेकिन राइट टू एजुकेशन याद रखो कि क्या है। फिर आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो है आर्टिकल 22। थोड़ा सा रिमाइंड करो अपने आप को, आर्टिकल 20 क्या कहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ओके। इसमें 3 तरह के प्रोटेक्शन मिलते थे, एक नो पोस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो, जिस टाइम पर क्राइम करा है उस टाइम का लॉ ही आप पे अप्लाई होगा। फिर है नो डबल जेपरेडी, एक क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता। और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप कन्फेस करने वाली, आपका कन्फेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये था कन्विक्शन के टाइम पर प्रोटेक्शन। जो ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। अरेस्टेड और डिटेन, दो तरह के डिटेंशन होते हैं, एक प्यूनिटिव होता है, एक प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव का मतलब है आप क्राइम करने के बाद जो अरेस्ट होती हैं आपकी, ठीक है। ये कन्विक्शन से पहले वाली अरेस्ट है, आपने क्राइम करा और यू आर फाउंड टू बी अ सस्पेक्ट, तो आपको अरेस्ट करने, पूछताछ करने के लिए जो अरेस्ट हुई उसकी बात हो रही है यहाँ पर। प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये थोड़ा अजीब सा कंसेप्ट है क्योंकि ये आपको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। अगर स्टेट सस्पेक्ट करती है कि आप क्राइम करने वाले हो तो आपको अरेस्ट कर देंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो सबसे पहले पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल, ठीक है। ये पुनिटिव एक्शन कहते हैं। प्रिवेंटिव एक्शन है डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन बाय, ओके। अब जो ये डिटेंशन है इसमें जो प्रोटेक्शन मिलता है हमें क्या क्या है। सबसे पहले है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट कर रहे हो सस्पेक्ट को तो क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, ठीक है। इसमें भी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाते हैं, बट हाउ एवर दीज अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है तो हम इसको डिस्क्लोज करना से मना कर सकते हैं। फिर है लीगल प्रैक्टिशनर मिलेगा, इसमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ओके। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, अगर लीगल प्रैक्टिशनर आपके पास नहीं है तो स्टेट की ड्यूटी बनती है DPSP और 39A से कि फ्री लीगल एड मिलेगी। जो सैनरा खातून केस में वॉज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। इसमें भी आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, प्रोटेक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वॉज राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स के अंडर आपको मजिस्ट्रेट के बिफोर प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम ऑफ कोर्स, ओके। अगर मजिस्ट्रेट के बिफोर आपको प्रेजेंट नहीं कर पाए
देन यू विल हैव टू बी रिलीज्ड। और अगर मैजिस्ट्रेट जब तक कहेगा नहीं कि 24 फर्दर डिटेंशन इज़ वैलिड, तब तक यू विल हैव टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स। इसमें क्या मिलता है कि द मैक्सिमम डिटेंशन इट कैन नॉट एक्सीड 3 months अनलेस, पहली बार में आपको 3 महीने के लिए अरेस्ट कर सकते हैं ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में, और ये 3 महीने के लिए एक्सटेंशन तब नहीं मिलेगा जब एडवाइजरी बोर्ड है और बोर्ड कंसिस्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड को रिकमेंड करना पड़ेगा कि आपकी डिटेंशन को बढ़ाना चाहिए। अब ये इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो 22 का प्रोटेक्शन है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स एंड फ्रेंडली एलियन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलती है, बाकी सब सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स को मिलती है, बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं। इन फॉरेनर्स में भी एक एक्सेप्शन है 21(1), ओके, दैट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्यूनिटिव डिटेंशन। वो सिर्फ सिटीजन्स प्लस फ्रेंडली एलियंस को मिलती है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन सिटीजन्स प्लस सारे एलियंस को मिलती है। ओके, अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है अपने आप में ही ये अपने आप में ही क्या कहना चाहिए, काफ़ी नहीं है। इसको सप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, जो जैसे टाडा, ओके, पोटा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा सोचो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता क्या है कि आपको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर दिया जाएगा, क्राइम करने से पहले ही। तो इसका बहुत मिसयूज़ हो चुका है पहले, ओके, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। और यहाँ तक कि जैसे टाडा को टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट जो था वो रिपील करना पड़ा 1995 में। पोटा एक्ट 2002 में आया और 2004 में ही रिपील करना पड़ा, क्योंकि इट वाज वेरी मच अगेंस्ट अदर फंडामेंटल राइट्स। तो ये था आपका राइट टू फ्रीडम। 19 में हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा, फ्रीडम इन इट गिव्स फ्रीडम ऑफ 6 थिंग्स। ठीक है, फिर 20 में हमने क्या करा, 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट पनिशमेंट। 21 में आपकी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। 21 में ए था आपका राइट टू एजुकेशन, 22 था प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन के अगेंस्ट आपकी प्रोटेक्शन। ओके, तो ये इतना ही, थैंक यू।